बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टीशियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज हम देखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, इनको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन से स्टेप्स हैं। फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को अप्लाई करेंगे एक कंसेप्ट असेसमेंट के अंदर, और उसके अंदर हम प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करेंगे और ये चेक करेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। गौर से सुनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एज the reactant that gives small amount of product and is consumed completely in the reaction is called limiting reactant। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है और उसके अंदर वो रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं तो वो रिएक्टेंट जो ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, उस रिएक्टेंट को जो मुकम्मल तौर पर रिएक्शन में ख़त्म हो गया है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि ये रिएक्टेंट क्या करता है, लिमिट लगा देता है। कौन सी लिमिट लगा देता है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन की लिमिट लगा देता है कि जब ये ख़त्म हो गया तो अब लिमिट लग गई है कि मज़ीद प्रोडक्ट अब नहीं बन सकता, इसलिए इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। जब ये रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी स्टॉप हो जाएगी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड। आमतौर पर बर्निंग प्रोसेस से आप सब फैमिलियर हैं। घरों के अंदर बर्निंग हो रही है, किचन के अंदर सुई गैस जल रही है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कागज़ जलाए जाते हैं, हीटर जलाए जाते हैं। तो इन सब प्रोसेस के अंदर आप देखते हैं कि आमतौर पर क्या होता है, जब भी बर्निंग होती है तो उससे हमें हीट एनर्जी मिलती है और साथ में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। आमतौर पर, ख़ासतौर पर जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कागज़ को जलाते हैं या सुई गैस को जला रहे होते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उस फ्लेम से हमें हीट मिलती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें फ्लेम बनता है और हीट मिलती है, इसको हम बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब भी आपने गौर किया होगा कि जब बर्निंग होती है, कागज़ को जलाएं या लकड़ी को, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, लकड़ी या कागज़ ख़त्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ राख बच जाती है जिसको हम ऐश कहते हैं। अब बर्निंग में सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी वुड, पेपर और सुई गैस नहीं है, ये एक रिएक्टेंट है। दूसरा रिएक्टेंट जो बर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस है जो एयर के अंदर मौजूद होती है और बर्निंग में हेल्प करती है। इसके बगैर बर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लियर हुआ कि बर्निंग के अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं। एक तो रिएक्टेंट वो होगा जिसको हम जला रहे हैं, वो लकड़ी हो सकती है, वो सुई गैस हो सकती है, वो कागज़ का कोई टुकड़ा हो सकता है, या इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है जिसको आप जला रहे हैं। और दूसरा रिएक्टेंट जो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है वो ऑक्सीजन गैस है। अब जब लकड़ी ख़त्म हो जाती है तो आपने देखा होगा कि फ्लेम बंद हो जाता है। इसी तरह अगर सिलेंडर के अंदर सुई गैस है या पाइपलाइन के अंदर है और पीछे से गैस की सप्लाई बंद हो गई है तो आपने देखा होगा फ्लेम बुझ जाएगा और उसके बाद हमें हीट एनर्जी भी हासिल नहीं होगी। इट मीन्स कि रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब ये स्टॉप किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि हमारे पास वुड, पेपर या सुई गैस, इनमें से जो भी हमने रिएक्टेंट यूज़ किया वो ख़त्म हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है और बाकी नहीं बचा, जिसकी वजह से बर्निंग का प्रोसेस स्टॉप हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस केस के अंदर वुड, पेपर या सुई गैस जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो गया और रिएक्शन स्टॉप हो गया। दिस इज इन दिस केस वुड, पेपर और सुई गैस विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, फॉर्मेशन ऑफ सैंडविचेस। अगर हम ये फार्मूला डिज़ाइन करते हैं कि एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसिस और 1 कबाब चाहिए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इतनी स्लाइसिस हैं और इतने कबाब हैं तो हम कितने सैंडविचेस बना सकते हैं। यहाँ हमने लेट किया है कि सपोज हमारे पास 60 स्लाइसिस हैं। कितनी स्लाइसिस हैं? 60 स्लाइसिस हैं ब्रेड की और 29 कबाब हैं। अब हमने कहा कि 2 ब्रेड स्लाइसिस और 1 कबाब मिल के एक सैंडविच बनाते हैं, तो 60 स्लाइसिस के लिए 60 स्लाइसिस के मुताबिक जो सैंडविचेस के लिए हमारे पास स्लाइसिस का पेयर बनेगा वो 30 बनेंगे।
और एक सैंडविच के लिए एक कबाब है तो 29 कबाब है। इट मीन्स कि हम जो सैंडविच इस फार्मूले के मुताबिक 60 स्लाइसेस और 29 कबाब के मुताबिक बना सकते हैं, वो 29 सैंडविचेस हैं। हम 30 सैंडविच नहीं बना सकते, इसलिए कि 30 सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास स्लाइसिस तो हैं लेकिन कबाब ख़त्म हो गए। तो इस प्रोसेस के अंदर हम ये कहेंगे कि कबाब रिएक्टेंट जो है जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और उसके बाद हम मज़ीद प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इस कबाब को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्लाइसिस मौजूद हैं लेकिन हम प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो लिमिटेड होता है, जो ख़त्म हो जाता है, उस पर डिपेंड करता है। सो इन दिस केस कबाब विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट अदर देन लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा साथ मौजूद होता है रिएक्शन के अंदर और एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स को देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने कहा जी बर्निंग ऑफ वुड है, तो उसके अंदर वुड ख़त्म हो गई, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है तो वो हमारा क्या हो गया? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी मौजूद है लेकिन रिएक्शन स्टॉप हो गया सिर्फ वुड की वजह से। अब दूसरे केस के अंदर हमने कहा सैंडविचेस फॉर्मेशन में कि हमारे पास 60 स्लाइसेस और 29 कबाब हैं, तो हमने कहा 29 सैंडविचेस हम बना सकते हैं क्योंकि उसके बाद कबाब ख़त्म हो जाते हैं। अब कबाब ख़त्म होने के बाद 2 स्लाइसेस स्टिल मौजूद है हमारे पास, तो इस एग्जांपल के अंदर स्लाइसेस हमारे पास क्या होंगी? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगी, जो एक्सेस में मौजूद हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जो बच गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसी अगले टॉपिक पे इसी के रिलेटेड कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन मास और परसेंटेज। यानी रिएक्शन के अंदर हमें अगर परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट ईच रिएक्टेंट या उसका मास ग्राम्स के अंदर पता है तो हम उस रिएक्टेंट के सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे फार्मूले के मुताबिक, जो कि लेटर ऑन हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करने के बाद जो हमने नोट करना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट वन बाय वन यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। कि जो रिएक्शन हमें दिया गया या जो रिएक्शन हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर है उसमें हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? बाय कंपेयरिंग विद रिएक्टेंट्स। वन बाय वन हम देखेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक रिएक्शन, उसमें 3 रिएक्टेंट्स हैं ए, बी और सी, तो हम ये देखेंगे कि ए रिएक्टेंट कितने मोल्स प्रोडक्ट के बना रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बी रिएक्टेंट कितने मोल्स प्रोडक्ट के बना रहा है, इसी तरह सी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बना रहा है। तो इस तरह रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स से कंपेयर करके बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा स्टेप आ जाता है, उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि तीनों रिएक्टेंट में से, ये 2 रिएक्टेंट है तो दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है। सपोज मैंने बात की 3 रिएक्टेंट की, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट 3 है ए, बी, सी। ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल दे रहा है 1, बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल दे रहा है 2 और सी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल दे रहा है 3। तो इन तीनों में से कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है? वो रिएक्टेंट ए है जो कि 1 मोल दे रहा है। तो हम कहेंगे जी रिएक्टेंट ए जो है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो तीसरा स्टेप जो है वो हमने लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा उसको आइडेंटिफाई करना है कि उन रिएक्टेंट्स में से कौन सा रिएक्टेंट है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स देगा वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और फिर हमने चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और वो ऑलमोस्ट वही होंगे जो हमने लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के आइडेंटिफाई किए हैं। यानी जिस रिएक्टेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, बेसिकली वही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं जो एक्चुअली रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो वो रिएक्टेंट ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो रिएक्शन फर्दर स्टॉप हो गया, फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा। अब प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बना है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक कंसेप्ट असेसमेंट के ऊपर, जिससे मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम रिएक्शन के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए। तो यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम मेटल है और ये सल्फर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है और एक कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहाँ ये पॉइंट नोट कर ले
कि कुछ सब्सटेंसेस हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो एरो से पहले लिखते हैं, सिंबल्स होते हैं उनके, फार्मूलाज होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हम एरो के बाद लिखते हैं। जो चीज़ें या सब्सटेंसेस हम एरो से पहले लिखते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस हम एरो के बाद लिखते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो है हमारे पास मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी अमाउंट ग्राम्स के अंदर गिवन है। 1.50 ग्राम है मैग्नीशियम का और इतना ही मैस है सल्फर का। ये हम नोट कर लेंगे, मैस ऑफ मैग्नीशियम 1.50 ग्राम, मैस ऑफ सल्फर 1.50 ग्राम। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लिमिटिंग रिएक्टेंट का कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करने हैं। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने प्रोडक्ट का मैस बताना है कि मैग्नीशियम सल्फाइड कितने ग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट के प्रोसीजर के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे फर्स्ट स्टेप के मुताबिक। और किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है मैस ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस। यहाँ हमारे पास सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का मैस लेंगे और इसके मोलर मैस से इसको डिवाइड कर देंगे। मैग्नीशियम जो कि एलिमेंट है तो इसका मोलर मैस इसके एटॉमिक मैस के इक्वल है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24 होता है, जो कि ज़बानी आपने याद रखना है, और ये हम यहाँ पुट करेंगे। अब 1.50 को जब 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0.06 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इट मीन्स कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम 1.50 ग्राम है तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 0.06 मोल्स। सिमिलरली हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैस ले लेंगे सल्फर का जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 1.50 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सल्फर। तो सल्फर भी चूँकि एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मैस इसका मोलर मैस कहलाता है, और सल्फर का एटॉमिक मैस 32 है, जो कि आपने ज़बानी याद रखना है। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे सल्फर के 0.04 मोल्स ऑफ सल्फर। अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं कंपेयर करके विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द्वारा हम लिख देते हैं ताकि हमें नजर आएगी। 1 मोल, ये जो पीछे जिसके कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता आपको पता है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 मोल है, सल्फर का भी 1 मोल है, और प्रोडक्ट के भी कितने मोल बन रहे हैं, 1। तो अगर हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक मैग्नीशियम 1 मोल है तो प्रोडक्ट मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बन रहा है, 1 मोल ही बन रहा है। और अगर गिवन मैथ्स के मुताबिक जो हमें क्वेश्चन में दिया गया 1.50, उसके मुताबिक जो हमने मोल्स निकाले हैं 0.06 मोल, अगर इतने मोल्स होंगे मैग्नीशियम के तो फिर मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारे मोल्स आ जाएंगे मैग्नीशियम सल्फाइड के भी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन सल्फर के कितने मोल हैं जी, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, और ये कितने मोल दे रहा है मैग्नीशियम सल्फाइड के, ये भी 1 मोल दे रहा है। और गिवन मैथ्स के मुताबिक जो हमने मोल्स निकाले हैं वो 0.04 मोल्स हैं, तो ये कितने मोल देगा, ये भी 0.04 मोल्स देगा मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोडक्ट के। अब सेकंड स्टेप यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए बाई कंपेयरिंग विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इन दोनों रिएक्टेंट में से इस रिएक्शन के अंदर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। और तीसरा स्टेप हमने ये कहा था कि वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो कम नंबर ऑफ मोल देगा प्रोडक्ट के। तो देखें जी मैग्नीशियम कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के, 0.06, और सल्फर कितने मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के, 0.04। तो क्लियर है कि इस रिएक्शन के अंदर सल्फर कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस रिएक्शन के अंदर सल्फर जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। और यही हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि सल्फर ख़त्म हो गया। एज अब नेक्स्ट देखें ज़रा, एज सल्फर गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ 0.04 मोल्स and sulfur is limiting reactant, and amount of product produced depends on the limiting reactant which is 0.04 moles, which is the actual amount of product produced in this reaction. अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया कि आप बताएं मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनेगा इन मैसेज के मुताबिक। तो हमने मोल्स तो निकाल लिए मैग्नीशियम सल्फाइड के, अब हमने इसका मैस निकालना है। तो वही फार्मूला हम नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करेंगे, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ हमारे पास सब्सटेंस मैग्नीशियम सल्फाइड है तो पुट करेंगे। मैग्नीशियम सल्फाइड का हमने मोलर मैस चाहिए, तो किसी भी कंपाउंड का मोलर मैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को क्या करते हैं हम
जमा करते हैं। देखें ज़रा, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का एटॉमिक मास 32, दोनों को ऐड करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हमारे पास मोलर मास भी आ गया कंपाउंड का, मोल्स हमने इक्वेशन से निकाल लिए। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो मास निकाल लेंगे हम। अब देखें मोल्स कितने हैं, 0.04 मोल्स, और मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड हमने फाइंड करना है। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 56। अब 56 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 56 को हम 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.24 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड। So this is the amount of magnesium sulfide in grams which is produced in this reaction if we have 1.50 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur. So this is all about limiting reactant. How can you define it, and how can you identify a limiting reactant in a chemical reaction, and how can you determine the amount of product in the given reaction by using the concept limiting reactant. Allah Hafiz.